तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मूचेन ने फिलहाल ब्लड एम्परर को यहाँ पे सील कर दिया था और साथ में ये वर्ल्डली फेटस के बारे में व्हाइट ड्रैगन सॉवरिन से जान चुका था और फिलहाल उन लोगों की मदद से अब इसे ये समझने की कोशिश शुरू कर देता है। अब आगे फिलहाल मूचेन के आसपास लाइट ऑरा काफी तेजी से इकट्ठा होने लगती है। मूचेन एक डीप कल्टीवेशन स्टेट में अब जा चुका था और इसे फील होता है कि जहां पर अभी ये पहुंच गया है ये एक अलग डायमेंशन है और आसपास एक ऑरा इसे फील होती है जो कि शायद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी और मिस्टीरियस भी। पर ये जो भी ऑरा थी मानो उसका कोई अंत ना हो, यानी इतनी ऑरा कि आप यूज भी कर लो तो शायद ये खत्म ना हो। और यही था वो डायमेंशन फेटस जिसको कि सबसे पहले मार्शल एंसेस्टर लिंग डोंग ने अपने प्लेन का हासिल किया था। और ये वर्ल्डली फेटस भी अब पहले से काफी वीक था, उतना भी नहीं पर क्योंकि यहाँ के लोग मर रहे थे और समय के साथ फिंड क्लैन के कारण ये धीरे धीरे अपनी ऑरा खत्म कर रहा था, या कह सकते हैं इसकी ऑरा अब जा रही थी। अब क्योंकि वर्ल्डली सोल पहले से डेंजर में तो शायद मूचेन को ये जल्दी एक्सेप्ट कर ले, ऐसा मूचेन सोचता है। और मूचेन अब अपने मन से इससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, पर मूचेन कुछ भी बोलता है ये वर्ल्डली फेटस जो कि एक बॉल ऑफ लाइट के समान था ये कुछ रिएक्ट नहीं करता है। और मूचेन अब इसे बताने लगता है कि देखो ब्लड एम्परर काफी पावरफुल है और अगर तुमने मुझे अपना पावर नहीं दिया तो तुम्हारी ये प्लेन ही खत्म हो जाएगी, तो न तो तुम बचोगे न तो तुम्हारे ये लोग। समय बीतते जाता है पर वर्ल्डली फेटस बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था और मूचेन को मालूम था कि अगर ऐसा चलता रहा तो ब्लड एम्परर उस बैरियर में उसे ज्यादा देर तक ट्रैप नहीं किया जा सकता। बाकी लोग भी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे और इन सभी की भी ऑरा वर्ल्डली फेटस के करीब जाती है। वर्ल्डली फेटस के अब बॉडी से एक ट्रेम्बल निकलता है, एक ऑरा निकलती है। मूचेन जान चुका था कि अब ये फेटस मान चुका है। मूचेन फाइनली अपने बॉडी में एक बार फिर से वापस आ जाता है और फिलहाल ये अब क्रॉस लेग होकर बैठ जाता है और इसकी बॉडी से एक ऑरा जो कि शायद पहले से भी काफी स्ट्रांग थी अब धीरे धीरे रिलीज होने लगती है। ये जान चुका था कि अब ऑरा को अब शायद ये यूज कर पा रहा है तो अब ये ब्रेक थ्रू कर सकता था। हालांकि ऑरा इतनी ज्यादा थी कि मूचेन को शुरुआत में कंट्रोल करने में भी काफी दिक्कत होता है, पर धीरे धीरे इसे कैसे भी करके कंट्रोल करने लगता है। पर इसे रिफाइन करना इतना आसान नहीं था, तो मूचेन यहाँ पर कई सारे सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड को भी यूज करता है। समय बीतते जाता है, मूचेन अपनी आंखें खोलता है। इस दौरान इसके आसपास यानी स्पेस में कई सारी बिजलियों को कड़कते हुए देखा जा सकता था और मूचेन ज्यादा रेजिस्ट नहीं करता। ये लाइटनिंग पावर इसकी बॉडी से आके टकराते रहती है। इसका बॉडी भी अब बैप्टिज्म को रिसीव करने लगा था और साथ में इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी। और ये था हेवनली सॉवरेन का बैरियर, यानी कि कैलामिटी, एक बिजली जिससे कि आपको झेलना पड़ेगा। और जो लोग इसमें असफल होते हैं वो या तो मारे जाते हैं या तो उनका कल्टीवेशन ही हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। और मूचेन फिर से वर्ल्डली सोल या वर्ल्डली फेटस को पुकारता है कि मेरी मदद करो इस हेवनली बैरियर को पार करने में, यानी कि इस कैलामिटी को झेलने में। अब एक के बाद एक लाइट मूचेन की बॉडी पे आके गिरते रहती है और मूचेन की हालत काफी खराब होती जाती है। इवन इसने अपनी बॉडी को भी लिमिट तक पुश कर दिया था, क्योंकि जब कोई भी बंदा हेवनली सॉवरेन लेवल पर जाता है तो उसकी बॉडी एक नई बनती है जिसे कि हेवनली सॉवरेन बॉडी भी कहा जाता है। यानी वो सेलेस्टियल बॉडी अलग है और ये हेवनली सॉवरेन बॉडी ये इंसान की खुद की बॉडी होती है। समय बीतते जाता है, मूचेन की बॉडी अभी भी खून से सनी हुई थी और मूचेन को ऐसा लगता है कि मानो कई बार इसकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही हो और दोबारा से बन रही हो। धीरे धीरे जो आसमान में बिजलियां भी थी वो काफी ज्यादा कंडेंस हो जाती हैं और एक बिजली काफी तेजी से मूचेन की तरफ बढ़ती है। मूचेन जानता था कि अगर इसे ये झेल लिया तो ये हेवनली सॉवरेन में पहुंच जाएगा, नहीं तो इसका सपना सपना ही रह जाएगा। और इस दौरान ये अपनी इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को यूज करता है और 300 इमॉर्टल गॉड रून्स को बना करके अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हालांकि मूचेन का जो डिफेंस था ये हेवनली सॉवरेन कैलामिटी इसको भी ब्रेक कर देती है, जबकि इसने 300 गॉड रून्स को यूज किया था। कैसे भी करके इस कैलामिटी को मूचेन झेल लेता है, पर इस दौरान आसमान में फिर से बिजलियां अभी भी कड़कती हैं और पहले से भी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक लाइट मूचेन की तरफ पड़ता है। मूचेन इस बार अपनी इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को यूज करके एक पर्पल स्पीयर बनाता है और उस आते हुए अटैक की तरफ इसे बढ़ा देता है, पर इसके स्पीयर को भी वो लाइट डिस्ट्रॉय कर देती है। अब मूचेन यहाँ पर अपनी इमॉर्टल गोल्डन बॉडी से एक गोल्डन लोटस बनाता है और अपनी बॉडी को इससे प्रोटेक्ट करता है। लाइटनिंग आकर के इसे गोल्डन लोटस से टकराती है और एक भयंकर लेवल का यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। मूचेन का ये जो गोल्डन लोटस था ये भी इससे टूट जाता है और मूचेन इस दूसरे वेव को भी सर्वाइव कर चुका था। मूचेन को भी समझ में आ रहा था कि यार ये हेवनली सॉवरेन कैलामिटी ये सच में काफी टफ होता है और ऐसा कहा जाता है कि हेवनली सॉवरेन कैलामिटी के 4 वेव्स होते हैं और मूचेन अब इन चारों को झेल चुका था, पर बिजली अभी भी रुकती नहीं है और एक 5वां वेव बनने लगता है। मूचेन भी दहल जाता है कि यार ऐसा क्यों,
नॉर्मली तो 4 ही वेव्स आते हैं, ये 5वां क्यों आ रहा है? और ये जो अटैक था मानो एक ब्लैक होल के समान हो। अभी जो ब्लड एम्परर अटैक कर रहा था उससे भी ये ज्यादा पावरफुल था। ये फिर से एक बार अपनी इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करता है और आसपास इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक एक बैरियर बनाता है। सेम वही चीज था इमॉर्टल गोल्डन लोटस, और वो ब्लैक होल आकर के इसके गोल्डन लोटस से टकराता है। डिफेंस पलक झपकते इसका टूट जाता है और उसका इंपैक्ट इतना खतरनाक था कि मूचेन एक बार फिर से खून की उल्टी करने लगता है। नॉर्मल बंदा होता तो कब का मारा जाता, पर क्योंकि मेरा शिष्य है मूचेन तो मैंने ऐसे बैटल्स इससे हमेशा से सिखाए थे। अब ये ब्लैक होल मूचेन की गोल्डन लोटस बॉडी की तरफ पड़ता है। फिलहाल अब तक मूचेन ने अपनी फिजिकल बॉडी को आधा शेप कर लिया था, और जब ये ब्लैक होल आगे बढ़ता है तो मूचेन की इमॉर्टल गोल्डन बॉडी यहाँ पर जैसे से टच करती है मानो गायब सी हो जाती है, और मूचेन भी मानो उस ब्लैक होल में पलक झपकते समा जाता है। ब्लैक होल भी अब गायब हो जाता है। बाईसुसु और बाकी लोग जो इस सीन को देख रहे थे इनका ध्यान मेनली पगोड़ा की तरफ था, क्योंकि वहां से भी अब फ्लक्चुएशंस आ रहे थे। आधा दिन इस दौरान बीत चुका था और वो ब्लड एम्पर ऐसा लग रहा था कि मूचेन के पगोड़ा को कभी भी तोड़ के यहाँ से निकल सकता है। व्हाइट ड्रैगन भी कहते हैं टेंशन मत लो, वैसे भी अब ये लाइफ और डेथ सिचुएशन है, जो भी होगा देख लेंगे। इधर समय बीतते जाता है। एक दिन निकल चुका था। अब स्पेस में एक पर्पल गोल्डन लाइट चमकती है और एक कोकून में, जैसे कोई भी तितली जब जन्म लेती है तो शुरुआत में वो अपने आसपास एक बैरियर बना देती है, एक अंडा बना देती है, वैसा कुछ अब मूचेन की बॉडी के आसपास हो रहा था। समय बीतता है और इसमें क्रैक्स भी आने लगते हैं। लोगों की नजर पड़ती है तो ये मूचेन था जिसके आसपास ये पर्पल गोल्डन लाइट थी और इसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। फाइनली मूचेन अपनी आंखें खोलता है और जब ये आंखें खोलता है तो एक भयंकर लेवल का सप्रेशन चारों तरफ रिलीज होता है। अब ऐसा था कि मान लो मूचेन की बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाए, अगर इसकी हल्की सी भी हो रहा है तो ये जिंदा रह सकता है, फिर से अपने बॉडी को ग्रो कर सकता है। तो मूचेन फाइनली अब हेवनली सॉवरेन लेवल पर पहुंच चुका था और इमॉर्टल गोल्डन बॉडी के अब ये तीसरे टेक्निक को, यानी कि इमॉर्टल चेंज ऑफ लाइफ एंड डेथ, अब ये उसे भी यूज कर सकता था। और ये काफी मिस्टीरियस था। हालांकि मूचेन जानता था कि उसे यूज करने में काफी ऑरा लगेगी, तो मोस्टली ये उसे लाइफ और डेथ बैटल में ही यूज करेगा। मूचेन इस दौरान अपने बचपन के दिनों को याद करता है। इधर पगोड़ा को दिखाया जाता है जो कि अभी हिल रहा था, और फाइनली पगोड़ा उस वेव के कारण कोलैप्स कर जाता है और ब्लड एम्परर इसमें से बाहर आता है। ब्लड एम्परर इधर बाईसुसु वगैरह पर अटैक करने पड़ता है। तभी मूचेन यहाँ पे प्रकट होता है और इसके अटैक को रोक देता है और सभी से हंस के कहता है कि मुझे माफ करना, थोड़ा लेट हो गया। व्हाइट ड्रैगन वगैरह भी अब मूचेन को एक अलग ही नजर से देख रहे थे कि इस बंदे का पावर बढ़ चुका है। बाईसुसु से पूछती भी है कि लॉर्ड क्या आप सच में सक्सेसफुल हो गए? मूचेन बस एक स्माइल देता है। व्हाइट ड्रैगन सॉवरेन भी कहते हैं यार ये बंदा, इसको मानो हेवेंस भी सपोर्ट कर रहा हो। ऐसा बंदा, इसको तो ग्रेट 1000 वर्ल्ड सदियों तक याद रखेगा। इधर ब्लड एम्परर ये काफी गुस्से में था। ये बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ हो सकता है तो मैं अपनी ऑरा को सप्रेस नहीं करता, इसे मैं पहले ही मार दिया होता, क्योंकि इसे मालूम था कि मूचेन अब हेवनली सॉवरेन लेवल पर है और अब इसे मारना काफी मुश्किल होगा। मूचेन इसकी तरफ देखकर एक स्माइल देता है कि जो हो गया सो हो गया। ब्लड एम्परर अब यहाँ पर पीछे हटने को देखता है। मूचेन कहता है कहाँ जा रहे हो? ब्लड एम्परर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर रहा हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब अगर हम दोनों फाइट करेंगे तो दोनों बराबर ही इंजर्ड होंगे। मूचेन यहाँ पर हैंडसेल्स बनाता है और ब्लैक और व्हाइट मूचेन दोनों बाहर निकलते हैं। व्हाइट ड्रैगन सॉवरेन जब इन दोनों को देखते हैं तो हैरान थे कि क्या ये सुपर पावर है ये, क्योंकि बाकी भी दोनों मूचेन ये हेवनली सॉवरेन लेवल पर ही थे। ब्लड एम्परर अब समझ जाता है कि एक मूचेन को तो ये संभाल भी लेता, पर ये दोनों पावर लेवल में इससे कमजोर नहीं है, तो फिलहाल ये डिसएडवांटेज में था और ये यहाँ से तुरंत ही भागने लगता है। मूचेन यहाँ पर बस अपना हैंड साइन मूव करता है और जहां से वो भाग रहा था वहां के स्पेस को ही ये सप्रेस करने लगता है, और स्पेस को भेदते हुए मूचेन एक स्पेस पाम अटैक इसकी तरफ बढ़ा देता है। दूसरी तरफ से व्हाइट रोब्ड मूचेन प्रकट होता है और अपना एक अटैक इसकी तरफ दे मारता है। तीनों तरफ से आते हुए अटैक को देखकर ब्लड एम्परर भी अपने फिस्ट तो चलाता है, पर ये जानता था और इन तीनों के ऑरा के कारण अब ये काफी पीछे ढकेल दिया जाता है, और मूचेन अपना यहाँ पर इस फाइट को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता था और अपना ब्लैक रोब मूचेन यहाँ पर एक पाम अटैक इसके चेस्ट पर बढ़ा देता है। इंपैक्ट इतना खतरनाक था कि ब्लड एम्परर काफी नीचे जाके गिरता है, और हर बार चाहे ये कितने भी अटैक कर ले मूचेन से अब ये डिसएडवांटेज में था। आंखों में इसके एक मर्डरस इंटेंट था और ये बार बार अपनी की हुई गलती पर पछतावा कर रहा था कि क्यों नहीं मैंने इसको पहले ही मार दिया। और एक बार मूचेन की तरफ देखकर कहता कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम जीत गए? आंखों में इसके एक अलग ही पागलपन था और एक अलग ही विकेड एक्सप्रेशन भी था। ये इस बार अपना प्योर ब्लड बाहर निकालता है
और एक टालिस्मैन था इसके पास, उस पर इस ब्लड को ये लगा देता है और फाइनली इसे एक्सप्लोड कर देता है। ये टेक्निक था डेमन समनिंग टालिस्मैन, डेमन डिसेंट, यानी ये किसी भी एम्परर लेवल के अलग क्लैन के बंदों को यहाँ पे बुला सकता था। स्पेस में फ्लक्चुएशन होता है और मूचेन समझ जाता है क्योंकि यहाँ पर एक रास्ता बन गया था स्पेस को भेदते हुए, और ये रास्ता जाता था एविल क्लैन की तरफ। अब इधर एविल वर्ल्ड में फ्लक्चुएशन होता है और एविल क्लैन के लोग सोचने लगते हैं कि भाई यार ये किसने डेमन समनिंग टालिस्मैन को एक्टिवेट कर दिया है, कौन है ये। और जब ये ध्यान देते हैं तो हैरान थे कि ये ब्लड ट्राइब वाले, इनमें कहाँ से एक ब्लड एम्परर जाग गया, क्योंकि ये लोग काफी कमजोर माने जाते थे। अब इस टालिस्मैन के समनिंग को कोई भी डेमन एम्परर यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता था। अब लोग देखते हैं कि कौन से वाले डेमन एम्परर वहां पर जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक बंदा, उसकी नजर इस पे पड़ती है। ये एक डेमन एम्परर था और जहां से समनिंग आ रहा था ये फील करता है कि इसके बेटे को जिसने मारा है उसकी ऑरा वहीं पे है, और ये था ब्लैक कॉप्स हेवन डेमन एम्परर, यानी कि हेवन लेवल का है, और इनका क्लैन टॉप 10 क्लैन्स में आता है। और ये बंदा खुद में एविल क्लैन में टॉप 10 की रैंकिंग में है क्योंकि ये हेवन रैंक का डेमन एम्परर है। लोगों को लगा नहीं था, यानी एविल क्लैन के बाकी लोगों को, कि ये वहां पे क्यों जा रहे हैं। इधर लोअर प्लेन को फिर से दिखाई जाता है। मूचन यहाँ पर थोड़ा टेंशन में था क्योंकि स्पेस में वहां पर एक भंवर सा बन गया था, और फाइनली वहां से एक बंदा बाहर आता है जिसके आसपास ब्लैक ऑरा की गैसेस थी जो कि इस ब्लड एम्परर से भी कहीं ज्यादा पावरफुल थी। इवन अगर मूचन चाहे भी ना तो इस बंदे को हरा नहीं सकता था। ब्लड एम्परर ये खुद हैरान था कि कॉप्स डेमन एम्परर ये यहाँ पर आ गए, क्या ऐसी बात है। और ब्लड एम्परर मूचन से कहता है, लगता है तुम काफी अनलकी हो। स्पेस फाइनली क्लोज हो जाता है और कॉर्प्स एम्परर मूचन से पूछते हैं कि तुमने मेरे बेटे को मारा था। मूचन भी सोचने लगता है, फिर इसे याद आता है कि शी टियान यू, शायद ये इनका ही बेटा था जिसे कि मूचन ने बूदूर सिटी के अंदर मारा था। और कॉर्प्स एम्परर मूचन से कहता है, अगर तुमने ऐसा किया था तो आज मैं तुम्हें हराऊंगा और तुम्हारी बॉडी को पपेट बना दूंगा। पर मूचन के भी चेहरे पर स्माइल था और ये कहता है, लेकिन आप वैसा कर नहीं पाओगे। कॉर्प्स एम्परर कहता है, यार तुम घमंडी काफी हो, ठीक है तुम्हारे पास वर्ल्डली फेटस का पावर है, फिर भी तुम मेरे लेवल पे नहीं हो। मूचन कहता, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं नहीं कर सकता, पर कोई और तो है जो आपको रोक सकता है। कॉर्प्स एम्परर इधर काफी तेजी से मूचन की तरफ बढ़ता है, पर अचानक से मूचन ने एक टोकन को फोड़ दिया था। स्पेस में फ्लक्चुएशन आता है और कॉर्प्स एम्परर का वो जो ब्लैक गैस अटैक था उसे बीच में ही कोई डिसॉल्व कर देता है। सभी लोगों की नजरें, खास करके व्हाइट ड्रैगन सॉवरिन बाईसुसु की नजर वहां पे पड़ती है जहां पर थंडर पावर, डार्कनेस पावर, एक साथ कई सारे पावर चमक रहे थे। और मूचन भी इनकी तरफ देखकर इन्हें थैंक्स बोलता है और एल्डर कह के इन्हें ग्रीट करता है। ये थे अपने मार्शल एंसेस्टर लिंगडोंग। ब्लैक कॉप्स एम्परर भी कहता है, कौन है जो मेरे बीच में आ रहा है। मार्शल एंसेस्टर लिंगडोंग के हाथों में एक लाइटनिंग स्टाफ था जिस पर से लाइटनिंग पावर, एकदम प्योर लाइटनिंग पावर जो कि काफी फियर्स थी, यहाँ पे चमक रही थी। व्हाइट ड्रैगन सॉवरिन भी इन्हें पहचान जाते हैं क्योंकि ये खुद एक लोअर प्लेन से है, और लोअर प्लेन की दुनिया में बस दो ही लोग बहुत ज्यादा फेमस थे, एक अपने फ्लेम एम्परर जायोयान और दूसरे मार्शल एंसेस्टर लिंगडोंग। मार्शल एंसेस्टर की आंखें मानो कितनी गहरी हो और ये मूचन की तरफ एक स्माइल देते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि मार्शल एंसेस्टर का पावर लेवल डिवाइन हेवनली सॉवरिन के भी लेट स्टेज में है, यानी उसके भी पीक पर। मार्शल एंसेस्टर अब ये कॉर्प्स डेमन को देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें लोअर प्लेन नहीं आना चाहिए था, तुमने आके गलत किया है। कॉर्प्स एम्परर इन्हें जानता था कि मार्शल एंसेस्टर, इवन इसके क्लैन के, यानी जो टॉप 5 के भी लोग हैं, वो भी मार्शल एंसेस्टर और फ्लेम एम्परर से डरते थे कि शायद इनके जो एविल क्लैन के मेन किंग हैं, शायद वही इनसे फाइट कर पाए। और इन दोनों का पावर लेवल, यानी कि मार्शल एंसेस्टर और फ्लेम एम्परर का, इमोर्टल एम्परर के बराबर है। अब इमोर्टल एम्परर कौन है? इस दुनिया के पहले गार्जियन, जिन्होंने ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को एक तरह से आप कह सकते हो बनाया भी है। हालांकि बनाया नहीं है, पर वो उसके रखवाले थे। हालांकि मार्शल एंसेस्टर यहाँ पर पूरी तरह से नहीं आए थे, बस ये उनका एक स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन था। इसलिए कॉर्प्स एम्परर यहाँ पे हंसता है कि तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मार्शल एंसेस्टर कहते हैं, ट्राई करके देख लो। अब कॉर्प्स एम्परर अपने कई सारे स्केलेटन कॉर्प्स से इन पर अटैक करता है। मार्शल एंसेस्टर यहाँ पर सी ऑफ थंडर पावर को रिलीज करते हैं और पलक झपकते एक एक इनकी बिजली एक एक खोपड़ियों को भेदते जाती है। मूचैन भी इस पावर को देख रहा था और ये खुद में हैरान था कि लाइटनिंग का इतना प्योर पावर और क्या ही बेहतरीन कंट्रोल है। लाइटनिंग मानो ड्रैगन के समान, लाइटनिंग ड्रैगन। और जबकि यहाँ पर इनका बस एक स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन है, यानी मार्शल एंसेस्टर खुद नहीं आए हैं, फिर भी ये कॉर्प्स एम्परर को बराबर का टक्कर दे रहे हैं, या कहें कि ओवर पावर्ड भी कर रहे हैं। अब मार्शल एंसेस्टर कहते हैं कि तुमने अपना अटैक तो कर लिया, अब मेरी बारी। कॉर्प्स एम्परर भी हंस रहा था क्योंकि ये खुद में हेवन रैंक का डेमन एम्परर है। मार्शल एंसेस्टर यहाँ पे एक हैलो बनाते हैं जो कि मानो कई सारे रिंग्स से बना हो,
इसमें 8 कलर्स थे और 8 अलग अलग थे और काफ़ी तेज़ी से रोटेट कर रहे थे। ये हैलो काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड होता है और 10,000 फीट का हो जाता है और कॉर्प्स एम्परर को चारों तरफ से लपेटा मार लेता है, यानी कि लपेट देता है। अब ब्लैक कॉर्प्स एम्परर अपने ब्लैक गैस को यहाँ पे एक्टिवेट करता है और गैस को ये कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में बना देता है और इस लिक्विड को आगे बढ़ाता है, जिससे कि एब्डोमिनल कॉर्प्स वाटर कहा जाता है। कॉर्प्स एम्परर भी अपने पावर्स पर काफ़ी भरोसा करता था। हालांकि जब इसका लिक्विड आगे बढ़ता है तो वो जो 8 हैलोस थे उसमें से अलग अलग पावर यहाँ पे निकलते हैं, जैसे कि कहीं से डार्कनेस, तो किसी रिंग में से आइस पावर, तो किसी में से लाइटनिंग। अब जिन्हें पता है उन्हें तो पता है कि मार्शल एंसेस्टर लिंगडोंग इनके पास 8 सिंबल पावर है, जिन्हें कि हम एंसेस्ट्रल सिंबल भी कहते हैं। और पलक झपकते ये ब्लैक लिक्विड यहाँ पर डिसॉल्व हो जाता है। अब उसमें फायर पावर भी मिक्स था, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर लीदल लगता है। कॉर्प्स एम्परर समझ जाता है ये अपने आसपास एक कॉर्प्स गैस का डिफेंस बनाने लगता है। हालांकि इस दौरान इसकी पूरी ऑरा यहाँ पे एग्जॉस्ट होने लगती है। वो 8 हैलोस के पावर काफी भयावह थे। कॉर्प्स एम्परर यहाँ पे चीखने लगता है। पलक झपकते इसकी बॉडी यहाँ पे मेल्ट होने लगती है और ये चिल्लाता है, डैम मार्शल एंसेस्टर। कैसे भी करके ये अपने गुस्से को शांत करता है। इसका एक हाथ पूरी तरह से जल चुका था और दूसरा हाथ भी काफी ज्यादा इंजर्ड था, चेहरा एकदम अगली हो गया था। कॉर्प्स एम्परर जान चुका था कि मार्शल एंसेस्टर के स्पिरिचुअल फॉर्म को भी नहीं हरा सकता। ये फाइनली डिसीजन लेता है। इसने पहली बार मार्शल एंसेस्टर से फाइट किया था। ये जानता तो था कि ये लोग फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर एविल क्लैन को रोक के रखे हुए हैं, पर आज तक इसने फाइट नहीं किया था और आज इसने खुद सामने से देख लिया था। इसे मालूम था कि फ्यूचर में ये दोनों एविल क्लैन के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द बनने वाले हैं। और ये कहता है फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। ये अपने आप को डेथ गैस में इवेड करता है और यहाँ से गायब हो जाता है। मू चेन इस बैटल को देखकर अब समझ चुका था कि अभी भी इसके लिए काफी बड़ा रास्ता है। इधर ब्लड एम्परर ये भागने को देखता है। इसे मालूम था कि अब ये कुछ नहीं कर सकता। मार्शल एंसेस्टर भी मू चेन से पूछते हैं, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? मू चेन कहता नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। मार्शल एंसेस्टर भी काफी खुश थे मू चेन के इस 36 रेयर सुपर पावर को देखकर, यानी कि की इंटू ट्रिनिटी, जिसे मू चेन ने ठीक लेवल तक अब मास्टर कर लिया था। और ये मू चेन की तारीफ करते हैं। मू चेन कहता है बस गलती से हो गया। मार्शल एंसेस्टर इसे समझाते हैं कि मैं तुम्हारी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये दुनिया इधर बढ़ रही है, आगे काफी खतरा है और मैं और फ्लेम एंसेस्टर दोनों तुम्हारे में वो कैपेबिलिटी देखते हैं कि शायद तुम फ्यूचर में हमारी मदद कर पाओ। मू चेन को अब समझ में आता है। और मार्शल एंसेस्टर ये भी कहते हैं कि बस मेरी बेटी लिंग जिंग अगर वो तुम्हारा आधा भी मेहनत करती ना तो मैं काफी खुश रहता। मू चेन भी हंसता है क्योंकि ये जानता था कि लिंग जिंग बहुत शरारती है। वो मार्शल एंसेस्टर की बात भी नहीं मानती है। अगर वो इसे डांटेंगे तो तुरंत ही उनके पैर पकड़ लेती है। अब मू चेन इनसे पूछता है कि आप भी दो मतलब डायमेंशन पावर को कंट्रोल करते हो, तो मुझे कृपया बताइए कि डायमेंशन पावर को कैसे यूज किया जाता है। मार्शल एंसेस्टर इसे समझाते हैं कि तुम एक अब वर्ल्डली लॉर्ड हो, यानी कि इस डायमेंशन के पावर को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तरह से जो प्लेन है अब इसके जो भी लोग हैं तुम्हारे कंट्रोल में है, तो इसकी ऑरा ज्यादा भी अब्जॉर्ब मत कर लेना, नहीं तो ये लोग मारे जाएंगे। जो भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहते हैं मार्शल एंसेस्टर इसे समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि तुम चाहो तो ये डायमेंशन को यहाँ से मूव कर सकते हो, यानी कि हायर प्लेन के करीब ले जा सकते हो और एक पोर्टल बना सकते हो, जिससे कि यहाँ पर जो भी एक मैक्सिमम पावर लेवल तक पहुंच जाएगा तो लोअर प्लेन से हायर प्लेन में आ पाएगा। मू चेन भी इनसे कहता है कि मैंने वर्ल्डली सोल से वादा किया है कि इस दुनिया को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। मू चेन भी अब बाई सुसु वगैरह की तरफ देखता है कि मैं इसे अपने मू स्टेट से लिंक कर दूंगा और जो भी उस लेवल पे पहुंच जाएगा फिर मेरे वर्ल्ड में आ पाएगा। और क्योंकि मू चेन उसे कनेक्ट कर देगा तो यहाँ का जो एनर्जी लेवल भी है वो पहले से बढ़ जाएगा, तो लोगों के ब्रेक थ्रू करने के चांसेस और स्पीड बढ़ जाएंगी। मू चेन यहाँ पर मार्शल एंसेस्टर को झुक के प्रणाम करता है। मार्शल एंसेस्टर बोलते हैं यार लेकिन वो कॉर्प्स एम्परर वो बच के भाग गया, अगर मेरी रियल बॉडी होती तो मजा आता। मू चेन भी इनसे कहता है कि मार्शल एंसेस्टर फ्यूचर में कभी भी आप मुझे याद कर सकते हैं। मू चेन इनका और फ्लेम एम्परर का काफी शुक्रगुजार था क्योंकि ये कई बार मर सकता था और इन दोनों ने इसका हेल्प किया था। इसके बाद मार्शल एंसेस्टर यहाँ से गायब हो जाते हैं, पर एक सीरियस टोन में ये मू चेन को समझा के गए थे कि आगे क्या होने वाला है। मू चेन भी इनसे वादा किया था कि मैं इस चीज को ध्यान में रखूंगा और एविल क्लैन से फाइट करने के लिए जल्दी जल्दी अपनी पावर लेवल को ऊपर ले जाऊंगा। ब्लड एम्परर को ये खत्म कर चुका था और ये फाइनली अपने पगोड़ा की तरफ देखता है और कहता है बोदूर एंजेंट क्लैन अब मैं आ रहा हूँ, वो दिन आ चुका है। इधर सीन शिफ्ट होता है और मू स्टेट को दिखाया जाता है। मू चेन के जाने के बाद मू स्टेट काफी पावरफुल हो गया था।
लेकिन बीच में यानी कि 6 महीने के बाद एक बंदा यहाँ पर आया जो कि हेवनली सॉवरिन लेवल का था। ये मू चेन को ढूंढते हुए आया था और इसका नाम था एंसेस्टर जुआनटियान। पावर इसका हेवनली सॉवरिन में। तो इसका ऑरा इतना पावरफुल था कि यहाँ के लोग उससे एक प्रेशर फील करते हैं और धीरे धीरे करके जो बाकी क्लैन मू स्टेट में शामिल हुए थे इस प्रेशर के कारण यहाँ से भाग जाते हैं। मंडेला भी बीच में इससे मिलने गई थी पर इसने मना कर दिया था कि मैं एक अर्थली सॉवरिन से बात ही नहीं करता, मुझे चाहिए तो वो मू चेन। मंडेला को गुस्सा तो आता है पर ये फिलहाल कुछ कर भी नहीं पाती है। हाँ, इसने वो डेमन स्लेयर का टोकन भी दिखाया था पर जुआनटियान कहता है इससे भी कुछ नहीं होने वाला। और ये जो 6 महीने इस जुआनटियान के आने के बाद बीतते हैं मू स्टेट के लिए काफी खतरनाक थे। दिन प्रतिदिन मू स्टेट का पावर गिरते जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर पर्पल क्लाउड से थंडर माउंटेन और वो गोल्डन ईगर मैंसन वाले काफी ज्यादा मात्रा में मू स्टेट के एरिया को फिर से छीन लेते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास भी जो बैकअप था हेवनली सॉवरिन का, उसकी वजह से मंडेला ज्यादा कुछ कर नहीं पाती है। एंसेस्टर जुआनटियान यहाँ पे कुछ करते नहीं है पर अपने सपरेशन पावर की वजह से मंडेला की मुसीबतें ये बढ़ाते जाते हैं। धीरे धीरे एंसेस्टर जुआनटियान मू स्टेट का जो मनोबल था उसे गिराते जाते हैं। एक एक दिन मानो जहर के समान हो। हर एक दिन अब मू स्टेट के हॉल में मीटिंग होता था और कई लोग हर दिन मतलब मू स्टेट को छोड़ के जाने लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मानो उस प्रेशर के कारण उनकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। मंडेला भी कहती है यार ये एंसेस्टर जुआनटियान ये आदमी काफी विशियस है। लियो टियानडो ये वगैरह एकदम शांत थे और पूछते हैं कि हमारे स्टेट मास्टर क्या उनका कुछ न्यूज है। मंडेला इन्हें बताती है कि वो बंदा हेवनली सॉवरिन में ब्रेक थ्रू के लिए गया है। लियो टियानडो स्माइल करते हैं कि ठीक है, इनके स्टेट मास्टर काफी टैलेंटेड है पर हेवनली सॉवरिन में जाना इतना आसान नहीं है। लियो टियानडो का यह भी मानना था कि चलो अगर मू चेन हेवनली सॉवरिन में पहुंच भी गया तो एंसेस्टर जुआनटियान को चलो मान लिया कि वो संभाल लेगा, पर बाकी वो जो 3 हेवनली सॉवरिन है उन तीनों सेक्ट के पीछे उन्हें संभालना मुश्किल होगा। यानी एक तरह से इनके लिए एक डेड एंड क्रिएट हो चुका था। आगे कुआं पीछे खाई। लिंगजी लोंगजियांग ये भी काफी सीरियस थे। गुस्सा तो इन्हें आता था पर ये कर ही क्या सकते थे। ये लोग बात कर ही रहे थे तभी यहाँ पर स्पेस में एक फ्लक्चुएशन होता है। ये आवाज थी जुआनटियान की जो आवाज देते हैं कि यंग मू चेन अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम्हारा मू स्टेट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मंडेला करे तो करे क्या, अब इसके लोग साथी करे तो करे क्या, क्योंकि हेवनली सॉवरिन को झेलना इनके वश की बात नहीं थी। पर तभी अचानक से इनके आसपास के स्पेस में फ्लक्चुएशन होता है और एक बंदा फाइनली प्रकट होता है और इसे देखकर ये लोग हैरान थे, क्योंकि ये था अपना मू चेन। और मू चेन उस आते हुए आवाज की तरफ देखता है कि लगता है आपको मेरा मू स्टेट काफी पसंद है, तो ठीक है फिर आपको यहीं पे रहना पड़ेगा, कहीं जाना मत। स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।